पढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। और आई एम होपिंग सो कि बैलेंस डाइट को मैंने पढ़ाना था, लेकिन एक बैच ने क्योंकि बीच में बैलेंस डाइट को पढ़ा हुआ है, सो मुनासिब नहीं है बैलेंस डाइट को पढ़ाना क्योंकि ऑब्वियसली ओवरलैपिंग देखनी है। I'm going to share my board to you guys, and I'm hoping so that the board is visible to all of you now. All right, जी. Well, dear students, OB35 जो है ना जी, OB35 जहां तक मुझे लग रहा है शायद आपके साथ की मेरी आज आखिरी क्लास हो, क्योंकि आपकी जो लेक्चर्स की रनिंग रही है वो बड़ी स्मूथ रही है। और हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट पे आपसे पूछ के भेजूंगा, जो टॉपिक्स सबको कराने होते हैं मैं लास्ट पे पूछ के भेजूंगा। अगर कोई रहता हुआ तो हम क्लास रखेंगे, अदरवाइज जो है ओके ठीक है मैमुना खालिद, थैंक यू। अदरवाइज जो है आपके साथ मेरा लास्ट इंटरेक्शन ही होगा। और OB26 और OB28 की क्लास होनी है, लेकिन वो सेपरेट इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके टॉपिक्स जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट हैं, दोनों के डिफरेंट हैं, तो इसलिए। अच्छा, तो पार्टिसिपेंट्स, टुडे we are going to start our class right from a very बहुत आसान सा टॉपिक हमारे पास है, and the topic is about the water pollution. We are starting our class right from the water pollution. We are starting our class right from the water pollution. अच्छा, you see participants, हमने एयर पोल्यूशन कहीं पढ़ा, एक बैच ने बीच में नहीं पढ़ा हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। You see, वाटर जो है, पानी जो है, बेसिकली अगर हम उसे थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो है वाटर की दो तरह की नेचर जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हमारे सामने एक पानी का ग्लास पड़ा हो या पानी की एक बोतल पड़ी हो, अगर हम उसको पीना चाहें तो ऑब्वियसली हम उसकी तरफ देखते हैं कि अच्छा जनाब, पानी का कलर जो है वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, पानी के अंदर आपकी कोई ऐसी चीजें तो नहीं है जो बेसिकली सस्पेंडेड हालत में हमें नजर आ रही हूँ। पानी का टेस्ट जो है वो हम देखते हैं कि अच्छा, जो चख के ही हमें पता चलना है कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, पानी से कोई स्मेल वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, इस तरह की चीजें जो है वो हम बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। पार्टिसिपेंट जो सी पानी की एक फिजिकल नेचर जो है हमें देखने को मिलती है, और पानी की फिजिकल नेचर में फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी का कलर जो है वो फॉल करता है, पानी का जो बेसिकली टेस्ट है वो फॉल करता है, या ऑर्डर वगैरह जो है वो बेसिकली फॉल करता है, या पानी के अंदर से कोई स्मेल वगैरह जो है वो बेसिकली आ रही है या नहीं आ रही, इस तरह की चीजें हमें फॉल करती हुई नजर आ रही होती हैं। और जब भी हमने पानी को टेस्ट करवाना है तो हमने बेसिकली इन वाटर पैरामीटर्स को चेक करना होता है, इन वाटर पैरामीटर्स की टेस्टिंग करनी होती है। तो यू सी, एक फिजिकल नेचर है। एट द सेम टाइम पार्टिसिपेंट्स, वी डू हैव कि हमारे पास वाटर की एक केमिकल नेचर जो है वो भी हमें मौजूद मिलती है। केमिकल नेचर को अगर देखें तो इसमें अब ये केमिकल नेचर को अगर हम टेस्ट करने की कोशिश करें तो पार्टिसिपेंट्स ये हम देख के अंदाजा नहीं लगा सकेंगे, देख के अंदाजा नहीं कर सकते। इसके लिए ऑब्वियसली हमें वाटर टेस्टिंग, पानी को मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट से गुजारना पड़ेगा, तभी जाके हमें अंदाजा होगा कि पानी के अंदर जो है कोई केमिकल का एडिशन तो नहीं है। केमिकल नेचर से मुराद यहाँ पे बेशुमार चीजें आती हैं। फॉर एग्जांपल हम देख रहे होते हैं कि पानी का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, BOD लेवल है, वो कितना है। हम देख रहे होते हैं कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितना है। हम देख रहे होते हैं कि पानी की जो pH है उसका क्या है, हिसाब है। हम देख रहे होते हैं कि पानी के अंदर कोई और केमिकल वगैरह ऐड तो नहीं है, उसको देखना है। हमने देखना है कि पानी के अंदर कोई एसिड वगैरह तो मौजूद नहीं है। हमने देखना है कि पानी के अंदर जो है कोई हैवी मेटल जो है वो बेसिकली मौजूद तो नहीं है। सो दो तरह की चीजें या दो तरह के बेसिकली हमारे पास तरीकाकार हैं पानी की क्वालिटी को चेक करने के लिए, कि एक तरफ हम पानी की फिजिकल नेचर को चेक करते हैं और दूसरी तरफ हम पानी की केमिकल नेचर को चेक करते हैं। अब इसी बुनियाद पे हम बेसिकली वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। और एज फार एज द वाटर पोल्यूशन कंसर्न्स पार्टिसिपेंट्स, तो वाटर पोल्यूशन जो है ये अल्ट्रेशन है। ये अल्ट्रेशन है कि वाटर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है उसमें किसी भी तरीके से कोई अल्ट्रेशन अगर हो जाए तो उसको हम बेसिकली वाटर पोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इसको थोड़ा सा पढ़े लिखे अंदाज में हम डिफाइन कर लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन क्या है। तो वाटर पोल्यूशन को अगर देखें तो वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज
It is about any physical or chemical change in the water quality. Any physical or change in the water quality that makes water unsuitable for desirable use. बड़ी सादा सी हमने डेफिनेशन लिखी है कि पानी के अंदर कोई भी फिजिकल चेंज हो, यानी पानी का कलर बदल जाए, कोई भी केमिकल चेंज हो, यानी पानी के अंदर किसी केमिकल का एडिशन हो जाए, तो पानी को हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो है इस्तेमाल ना कर पाए, तो दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज द वाटर पोल्यूशन. अब डिजायरेबल यूज अगर देखें पार्टिसिपेंट्स, तो वी मे यूज पानी को मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ड्रिंकिंग पर्पस. Another one is कि अच्छा हम कुकिंग पर्पस के लिए वाटर को यूज कर रहे होते हैं. Another purpose is कि अच्छा जनाब हम एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए पानी को यूज करते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि हम तो पोल्यूटेड वाटर भी यूज करते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, इन द टू इरिगेट आवर क्रॉप्स, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो वो हेल्दी नहीं है. सो पानी के अंदर किसी भी किस्म की ऐसा एडिशन हो जाए, कोई भी ऐसी चीज शामिल हो जाए जिसके नतीजे में पानी के फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर हमें बदलाव देखने को मिले और हम पानी का डिजायरेबल यूज ना कर सकें, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं. अब ये जो वाटर पोल्यूशन है पार्टिसिपेंट्स, यू सी it comes from the multiple sources. We do have many sources of water pollution. We do have इसको हम sources भी basically categorize करेंगे, इसको हम basically हम types भी categorize करेंगे. आप अगर चाहें तो आप इकट्ठी heading जो है वो basically in place कर सकते हैं, बल्कि मैं यहाँ पे इकट्ठी एक heading जो है वो बना रहा हूँ. That is the क्या जनाब types and sources of water pollution. Types and sources of water pollution. Types and sources of water pollution. So you see participants, types and sources of water pollution को अगर हम देखें तो we are having number of sources of water pollution. साथ साथ sources भी discuss होंगे, साथ साथ types भी देखेंगे. And number one पे अगर हम देखें तो we do have the physical water pollution. We do have what? We do have physical water pollution. फिजिकल वाटर पोल्यूशन को अगर हम देखें तो पार्टिसिपेंट्स, फिजिकल वाटर पोल्यूशन रिवॉल्व्स अराउंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. इट फोकसेस अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. एंड व्हाट आर दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज? लाइक कलर, लाइक टेस्ट, लाइक ऑर्डर एटसेट्रा. ये तमाम चीजें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है फॉल करती नजर आती हैं. तो इसमें हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि व्हेन द, मैं बल्कि सेंटेंस ही बना देता हूं पूरा, व्हेन द contaminated waters enters into the water bodies, either from industrial, municipal, oil spill incidents, or domestic sources, results into the changes in the physical properties of water. So बड़ी सादा सी बात की गई कि जनाब किसी भी सोर्स से, वो सोर्स आपका कोई इंडस्ट्री हो सकती है, वो सोर्स आपका कोई म्युनिसिपल सोर्स हो सकता है, वो ऑयल स्पिल इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो आपके डोमेस्टिक सोर्सेज हो सकते हैं. इन मुख्तलिफ सोर्सेज से जब आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, ऑब्वियसली जो पोल्यूटेड वाटर है जब वो एंटर होगा इनटू द, जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, कोई रिवर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई आपका कोई समंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई लेक एग्जिस्ट कर रहा है, कोई पोंड एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर बॉडी. एंड यू सी कि इंडस्ट्री से जो बेसिकली वाटर निकल रहा है, पानी निकल रहा है, उसका कलर स्टैंडर्ड तो नहीं होना, वो तो गंदा पानी होना है बेसिकली. तो जब वो गंदा पानी जाके किसी भी नेचुरली एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी के अंदर शामिल होता है या होगा, तो ऑब्वियसली उसका कलर भी तब्दील होगा, ऑब्वियसली उसका टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल एटसेट्रा, ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं वो बेसिकली हमें इन्फ्लुएंस होती हुई नजर आ रही होती हैं. तो फिजिकल वाटर पोल्यूशन जो है, इट रिवॉल्व्स अराउंड कि फिजिकल चेंज इन द वाटर, पानी का कलर तब्दील हो जाना, पानी का टेस्ट वगैरह तब्दील हो जाना.
अब यहाँ पे मैंने इंडस्ट्रीज को कोट किया है, यहाँ पे मैंने म्युनिसिपल सोर्सेज को कोट किया है, यहाँ पे मैंने ऑयल स्पिल इंसिडेंट्स को कोट किया है, यहाँ पे मैंने डोमेस्टिक सोर्सेज को कोट किया है। दैट डज नॉट मीन कि अच्छा ये सोर्सेज सिर्फ और सिर्फ फिजिकली वाटर को पोल्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली जो आपकी केमिकल चेंजेस हैं वो भी इन्हीं सोर्सेज की वजह से आपको प्रोड्यूस होती नजर आती हैं, लेकिन क्योंकि हमने एज अ टाइप यहाँ पे फिजिकल वाटर पोल्यूशन को अलग किया तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे भी फिजिकल की ही बात की है। बल्कि नंबर 2 पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास जो दूसरी मेन टाइप है दैट इज द केमिकल वाटर पोल्यूशन, दैट इज द केमिकल वाटर पोल्यूशन। अब केमिकल वाटर पोल्यूशन को अगर देखें तो वी फाइंड कि केमिकल वाटर पोल्यूशन इज ऑल अबाउट the addition of, it is all about the addition of chemicals into the water, addition of chemicals into the water। अच्छा, केमिकल्स का एडिशन, अब केमिकल कुछ भी हो सकता है, कोई भी मुख्तलिफ चीज, कोई आपकी जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन का एडिशन पानी के अंदर हो जाए, जैसे फास्फोरस का एडिशन जो है वो पानी के अंदर हो जाए, जैसे जो है वो कार्बन का एडिशन जो है वो पानी के अंदर हो जाए, जैसे कोई एसिड्स का एडिशन पानी के अंदर हो जाए, जैसे कि क्या कहते हैं इसको अपना फ्लोराइड्स वगैरह का एडिशन जो है वो पानी के अंदर हो जाए, जैसे कि हैवी मेटल्स के एडिशन जो है वो पानी के अंदर हो जाए। तो इनमें से कोई भी चीज जब पानी के अंदर दाखिल होगी तो वो एक अल्ट्रेशन है, वो पानी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, पानी की केमिकल प्रॉपर्टी है बेसिकली, उसको तब्दील करने का सबब बनती हुई नजर आती हैं। और ये जो बेसिकली केमिकल वाटर पोल्यूशन है, अगर इसके सोर्सेज को देखें तो ये भी सोर्सेज आपके मोर और लेस सेम है कि अच्छा जनाब इट इज द मेनली इंडस्ट्रीज के जहां से केमिकल वाटर पोल्यूशन आपको कॉज हो सकता है। इट इज अगेन द म्युनिसिपल सोर्सेज के अच्छा जनाब वहां से जो है पंप जो गंदा पानी आ रहा है वहां से आपको जो है वो केमिकल वाटर पोल्यूशन कॉज हो सकता है। इट इज द डोमेस्टिक सोर्स के अच्छा वहां से जो है वो बेसिकली आपका वो केमिकल वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज हो सकता है। अगेन इट इज द ऑयल स्पिल इंसिडेंट्स के अच्छा जनाब इसकी नतीजे में जो है वो पानी के अंदर केमिकल चेंज जो है वो आपका मुमकिन हो सकता है। सो दो बातें हैं कि एक तरफ पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसको हमने फिजिकल वाटर पोल्यूशन, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज है जिसको हमने केमिकल वाटर पोल्यूशन कह दिया। बुनियादी तौर पे आपको हर जगह पे ये दो चीजें ही जो है वो दिखाई दे रही होंगी, लेकिन हमने सॉरी स्टूडेंट्स लेकिन हमने यहाँ पे हर एक टाइप को जो है वो अलग किया हुआ है, अलग करना है। सो नंबर 3 पे अगर हम लेके आए किसी टाइप को यहाँ पे लेके आए तो हमारे पास नंबर 3 पे मौजूद है बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन। नंबर 3 पे हमारे पास है बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन। अब ये जो बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन है इसको अगर देखें द वर्ड बायोलॉजिकल साथ में लगा हुआ है तो दैट मीन्स कि अच्छा इसका कोई ताल्लुक है बायोलॉजिकल सोर्सेज के साथ, बल्कि यूं कहना और ज्यादा मुनासिब होगा कि बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन जो है अगर इसको देखें तो इट इज मेनली caused by the biological agents। it is mainly caused by the biological agents आपके कोई भी भाई बैक्टीरिया का एडिशन या ग्रोथ हो सकती है, भाई वायरस का एडिशन जो है या ग्रोथ हो सकती है, भाई प्रोटोजोन्स का एडिशन या ग्रोथ जो है वो हो सकती है, भाई कोई और चीज जो है पानी के अंदर एलजी जो है उसकी एडिशन या उसकी ग्रोथ जो है पानी के अंदर हो सकती है। और उसके नतीजे में भी क्या होना है, उसके नतीजे में भी पानी की जो फिजिकल नेचर है, पानी की जो केमिकल नेचर है उसके अंदर हमें बदलाव देखने को मिलता है बेसिकली। सो बात फिर वहीं पे आ गई कि अच्छा जनाब पानी की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बदलाव का नाम जो है बेसिकली वो क्या है, वाटर पोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे बात जो हो रही है कि अच्छा बायोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से अगर ये बेसिकली प्रॉब्लम हमें कॉज होता नजर आए वाटर बॉडीज के अंदर तो उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, उसको हमने रेफर कर दिया एज अ बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूशन। ना सिर्फ ये पार्टिसिपेंट्स, अगर थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वी फाइंड पार्टिसिपेंट्स कि ये जो 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं इसके अलावा भी सोर्सेस को देखते हुए हमने मुख्तलिफ इसकी कैटेगराइजेशन कर रखी है, मुख्तलिफ इसको जो है वो टाइप्स के अंदर हमने डिवाइड जो है वो कर रखा है, डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 4 पे अगर मैं यहाँ पे लेके आऊं तो वी मे कॉल इट एग्रीकल्चरल वाटर पोल्यूशन। एग्रीकल्चरल वाटर पोल्यूशन या एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ जो है बेसिकली देखिए इसमें वाटर एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ ऑब्वियसली हमने अपनी जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, हमारे जो बेसिकली फसलें काश जहाँ पे हो रही हैं बेसिकली वहां पे वी हैव यूज्ड एग्रोकेमिकल्स। तो इसमें मेनली ये है कि अच्छा बारिश के बाद जो है ये जो एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ है ये भी बुनियादी वजह बनता हुआ हमें नजर आता है, किसका जनाब वाटर पोल्यूशन की वजह बनता हुआ नजर आता है।
अब ये एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ जो है, जो बेसिकली आपके किसी भी कैनाल के अंदर जब दाखिल होगा, किसी दरिया के अंदर दाखिल होगा, किसी समंदर के अंदर, किसी लेक के अंदर, या वट एवर इट इज, किसी भी चीज के अंदर अगर जाके ये दाखिल होता है, तो लाजमी बात है। अब देखिए एग्रोकेमिकल्स के अंदर अगर एग्रोकेमिकल्स आ रहे हैं, उनके रिमेन्स आ रहे हैं बेसिकली, तो उसके अंदर भी क्या है, नाइट्रोजन है, उसके अंदर भी क्या फास्फोरस है, उसके अंदर भी क्या है, कार्बन एटसेट्रा है। तो ये वही चीजें हैं जो बेसिकली आगे चल के, ये वही चीजें हैं जो आगे चल के बेसिकली वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हुए हमें नजर आ रही होती हैं। यानी अगेन एज ए सोर्स है, सोर्स की बुनियाद पे इसको हमने अलग कर लिया, लेकिन बात फिर वही आ गई कि पानी की जो केमिकल चेंज है, इसके अंदर अगर देखें तो स्पेसिफिकली पानी के अंदर जो केमिकल चेंज है वो हमें होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, we are talking about addition of the phosphorus, we are talking about the addition of carbon into the water bodies. So ये कुल मिला के हमें जो चीज हासिल हो रही है वो एक ही हासिल हो रही है कि अच्छा जनाब, ये जो वाटर क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं हमें सफर होती नजर आ रही होती है। और सिर्फ यही नहीं है, बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें पार्टिसिपेंट्स, तो वी डू हैव कि अच्छा जनाब नंबर 5 पे अगर हम लेके आए यहाँ पे, तो हमारे पास इंडस्ट्रीज को सेपरेट भी किया जा सकता है, इंडस्ट्रीज को सेपरेटली भी देखने की कोशिश की जा सकती है। इसको एज अलग टाइप जो है हम कंसिडर भी करते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन। अब ये जो इंडस्ट्रियल वाटर पोल्यूशन है, जो इटसेल्फ सोर्स है, जो मेन सोर्स हमें नजर आता है, अब देखें वी आर हैविंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ना, बेशुमार इंडस्ट्रीज हमारे पास मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स। एक तरफ अगर आप देखें तो आपके पास जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो मौजूद है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है वो बेसिकली हमें मौजूद मिलती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें पार्टिसिपेंट्स तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो मौजूद मिलती है। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो पार्टिसिपेंट्स आपको पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको जो है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है। वी डू हैव मेनी इंडस्ट्रीज, वी डू हैव मेनी इंडस्ट्रीज, वी डू हैव मेनी इंडस्ट्रीज। सिर्फ यही 3-4 ही इंडस्ट्रीज नहीं है। प्लास्टिक इंडस्ट्री के बाद अगर देखें तो वी डू हैव मेटल इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है, मेटल इंडस्ट्री हमारे पास मौजूद है, बाकी इंडस्ट्रीज का सेटअप है। अब जितनी भी हैं बेसिकली इंडस्ट्रीज बेसिकली जो मौजूद हैं, और लाजमी बात है कि इन तमाम इंडस्ट्रीज से लिक्विड वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, उसने प्रोड्यूस होना है। तो लिक्विड वेस्ट जो इंडस्ट्री से आ रहा होता है, क्या पार्टिसिपेंट्स उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो स्टैंडर्ड वाटर के साथ मैच हो रही होती है? ऐसा हरगिज नहीं है। क्या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं क्या वो आपके लिए हेल्दी रहती हैं? जी बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को लेट सपोज देख लें, हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को देख लें, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो वेस्ट प्रोड्यूसर लिक्विड फॉर्म में, उसके अंदर क्या होना है? उसके अंदर फिर वही नाइट्रोजन, फिर वही कार्बन, फिर वही फास्फोरस चीजें मौजूद होनी है। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहां से जो वेस्ट आ रहा है लिक्विड फॉर्म में, जो वेस्ट आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि उसके अंदर डाइज मौजूद होंगे? क्या आपको नहीं लगता कि उसके अंदर जो है वो ग्रीस मौजूद होगी? क्या उसके आपको नहीं लगता कि उसके अंदर जो है बेसिकली आपके केमिकल्स का एडिशन जो है वो बेसिकली हमें मौजूद मिल सकता है? तो भाई ये चीजें जब किसी वाटर बॉडी के अंदर जाके शामिल होंगी या होती हैं, तो उसके नतीजे में वी गेट व्हाट, फाइनली वी गेट द वाटर पोल्यूशन। एंड नॉट ओनली दिस पार्टिसिपेंट्स, बात को अगर आगे बढ़ाएं तो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है, वहां से जो बेसिकली आपका वही लिक्विड वेस्ट फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा होता है, वेस्ट प्रोड्यूस, उसमें भी आपका कार्बन फास्फोरस जो है वो हमें मौजूद मिल जाती है। प्लास्टिक इंडस्ट्री को देख लें तो उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स हमें मिल जाएंगे, भाई प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे, जो आगे चल के पानी का जो TSS लेवल होता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, पानी के अंदर हमें जो चीजें तैरती हुई नजर आ रही होती है, माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ प्लास्टिक्स, वो हमें मौजूद मिल जाएंगे। मेटल इंडस्ट्री है तो मेटल इंडस्ट्री के केस में हमें हैवी मेटल्स मिल जाएंगी, आर्सेनिक मिल जाएगा, क्रोमियम मिल जाएगी, मर्करी मिल जाएगी, लेड मिल जाएगी। तो भाई ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं, जब वाटर के अंदर, पानी के अंदर जाके शामिल होती हैं, तो उसके नतीजे में हमें एक ही चीज देखने को मिलती है, एंड दैट इज दी वाटर पोल्यूशन। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जनाब इट इज ऑल अबाउट द अल्ट्रेशन। अच्छा जनाब ये तो अल्ट्रेशन है कि आपका एक पूरे का पूरा सेटअप मौजूद है, वाटर का सेटअप मौजूद है, तो इसके अंदर आपके मुख्तलिफ जब केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, मुख्तलिफ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है बेसिकली, तो ये हमारे लिए अनहेल्दी है, अनहेल्दी। सो वी डू हैव मेनी अदर इंडस्ट्रीज एज वेल एज अ सोर्स, हमने इसको अलग कर दिया, और इसके नतीजे में भी बात वही आ रही है कि पानी के अंदर केमिकल चेंज होना है, पानी के अंदर फिजिकल चेंज जो है वो होता हुआ हमें नजर आ रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ मेजर टाइप्स हैं। एट द सेम टाइम बाय द वे अर्ज करने की कोशिश करें, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें बात इसमें, तो कुछ जनरल कॉजेस के तौर पे भी आप मुख्तलिफ चीजों को वाटर पोल्यूशन के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये एयर पोल्यूशन में भी लिखा था, ग्लोबल वार्मिंग में भी लिखा था कि जी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन गिवन है आपको
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है इसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ये एक जनरल कॉज है। इसके अलावा अगर देखें तो सॉलिड वेस्ट जो है बेसिकली उसकी जनरेशन या उसके एडिशन की वजह से इनटू द वाटर बॉडीज, और हमने जो कहा कि अच्छा उसके नतीजे में भी हमें जो है वाटर पोल्यूशन जो है वो कॉज होता हुआ नजर आता है। सो वी डू हैव मल्टीपल सोर्सेज, मेनली इंडस्ट्रीज हैं, सॉलिड वेस्ट है, पॉपुलेशन है, इसके अलावा एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ है, इसके अलावा और भी एक्टिविटीज है, हमारी माइनिंग की एक्टिविटी है, वो भी बेसिकली वाटर पोल्यूट, रॉक्स वगैरह जो बेसिकली एडिशन हो रहा है इनटू द वाटर, तो उसके नतीजे में भी पानी की क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं हमें मुतासर होती हुई नजर आती है। अब हमने डेफिनेशन में ये कहा कि जी ये वाटर पोल्यूशन जो है ये बेसिकली इसमें आप सूटेबल यूज जो है वो नहीं कर सकते, या डिजायरेबल यूज जो है वो पानी का हम नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली अगर पानी पोल्यूटेड है, कंटामिनेटेड है, उसके अंदर जो है वो एसिड्स मौजूद हैं, उसके अंदर जो है वो कोई बैक्टीरिया वगैरह मौजूद है, गंदा पानी है बेसिकली, तो उसको हम यूज नहीं कर सकते फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ना कुकिंग पर्पस के लिए, ना एग्रीकल्चर। ये अलग बात है, एग्रीकल्चर के लिए हम कर रहे होते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो भाई क्यों जो है ये वाटर पोल्यूशन हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदेह रहता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिगार्डिंग दी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, रिगार्डिंग दी इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अच्छा, इफेक्ट्स को अगर देखें वाटर पोल्यूशन के, तो एक तो सीधा सीधा इसके हेल्थ इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इफेक्ट्स हैं, हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं कि जब मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वो हमें वाटर पोल्यूशन की वजह से कॉज होती हुई नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेंट्स, हमें जो है वो कॉलरा का प्रॉब्लम जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो हमें जो है ये वाटर पोल्यूशन की वजह से कॉज होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा डाइसेंट्री प्रॉब्लम्स जो है वो हमें वाटर पोल्यूशन की वजह से जो है पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो है हमारे अंदर कॉज होती नजर आ सकती है। इसके अलावा टाइफाइड का प्रॉब्लम जो है वो भी बेसिकली गंदा पानी पीने की वजह से हमें जो है वो बेसिकली कॉज होता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये नवमौलूद बच्चों के रिलेटेड डिसऑर्डर है। छोटे बच्चे जो जिनकी न्यूली बोर्न बेबीज जो हैं बेसिकली उनके अंदर ये डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम है, और ये बच्चा इन्फेक्टेड उसकी बर्थ होती है। अरे भाई, अगर माँ वो पानी पी रही है जिसके अंदर नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रही हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो पानी पिया जा रहा हो जिसके अंदर नाइट्रेट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तो बच्चे ने ब्लू बेबी सिंड्रोम के साथ पैदा होना है। और ये नाइट्रेट्स क्या करते हैं? और भाई बच्चे के खून के अंदर जो उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, सप्लाई चाहिए होती है, वो उसको रिड्यूस करते हैं, तो बच्चे के खून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन पूरी नहीं होती, और इसमें मेजॉरिटी केसेस में ऑलमोस्ट 90+% में जाके ब्लू बेबी सिंड्रोम के केसेस में बच्चों की डेथ भी हो जाती है। सो एक तो है कि हमारी सेहत को लेके अगर देखें तो मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं बेसिकली वो वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर कॉज होती नजर आती हैं। एट द सेम टाइम बिलखसूस अगर देखें तो एक्वेटिक लाइफ जो है, जो आपकी आबी जिंदगी है, जिसमें आपकी फिशरीज वगैरह शामिल हैं, जिसमें आपकी कोरल रीफ्स, डायटम्स वगैरह शामिल हैं, उनकी किलिंग जो है वो बेसिकली होती हुई नजर आती है कि जो उनके लिए ये प्रॉब्लम का बायस बनती है। इसके अलावा अगर देखें तो सॉइल पोल्यूशन जो है बेसिकली वो हमें कॉज होता हुआ नजर आता है। किसकी वजह से? क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूटेड वाटर है, तो वाटर को तो वो सॉइल ने अपने अंदर एब्जॉर्ब करना है। तो अगर केमिकल्स पानी के अंदर मौजूद हैं तो इसका मतलब ये हुआ ना वो चीजें आपकी सॉइल के अंदर भी एंटर होंगी, सॉइल के अंदर भी दाखिल होंगी, और नतीजतन सॉइल पोल्यूशन ही जो है वो हमें कॉज होता हुआ नजर आ रहा होगा। और एट द सेम टाइम अगर एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है, बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है अनदर प्रॉब्लम जो है वो हमें कॉज होता हुआ वाटर पोल्यूशन की वजह से नजर आता है। और बिलखसूस यहाँ पे पार्टिसिपेंट, बल्कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन एलैबोरेट कर देता हूँ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें कैंसर तक जाने की सलाहियत जो है वो बेसिकली आप वाटर पोल्यूशन के अंदर मौजूद है। बिलखसूस हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक है, अगर ये पानी के अंदर मौजूद है, आर्सेनिक जो है अगर ये पानी के अंदर मौजूद हो, अगर ये है ये क्या कहते हैं क्रोमियम जो है ये पानी के अंदर मौजूद हो, अगर जो है ये तमाम चीजें हमें कैंसर की तरफ जो है वो लेके जा सकती हैं। सिर्फ कैंसर की तरफ नहीं बल्कि एक ब्लड डिसऑर्डर होता है ल्यूकीमिया, ब्लड डिसऑर्डर है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया की तरफ भी ये हैवी मेटल जो है वो हमें लेके जा सकती हैं। और भाई ये सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए कुछ भी कोई भी मुनासिब चीज नहीं है जी वाटर पोल्यूशन। बात सादा सी है कि सेहत भी खराब करता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है, हाँ एक्वेटिक लाइफ ऑब्वियसली उसको नुकसान, सॉइल पोल्यूशन अलग से। तो ओवरऑल अगर देखें तो इस वाटर पोल्यूशन की वजह से जो हमारे बेसिकली लोकेशंस हैं, बिलखसूस जो लेक्स वगैरह हैं या कोई खूबसूरत वाटर बॉडीज हैं, तो उनकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस जो है, उनकी एस्थेटिक इंपॉर्टेंस जो है उसको भी नुकसान पहुंचता है, उसको भी नुकसान पहुंचता है, उसको भी नुकसान पहुंचाने की सलाहियत जो है वो इसके अंदर मौजूद है। तो जहां भी आप कह रहे कि एस्थेटिक इंपॉर्टेंस को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है टूरिज्म भी मुतासर हो सकती है,
जहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये सेहत को मुतासर करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर कैपिटा इनकम जो है उसके लिए नुकसानदेह है। लोगों के लिए जो है वो उनकी जेब के ऊपर एक बर्डन जो है, एडिशनल बर्डन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? वाटर पॉल्यूशन है। तो पार्टिसिपेंट्स, हमने बात कही शुरू की कि अच्छा जनाब, पानी जो है के अंदर किसी भी किस्म का फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहे हैं तो वो वाटर पॉल्यूशन है। फिर उसकी टाइप्स को देखा और चंद इफेक्ट्स को हमने देखा। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है, इसको रिजॉल्व कैसे करना चाहिए, इसके रिजॉल्व करने की क्या हमारे पास जो सूरत हाल मौजूद है। तो अगर इसके रिजॉल्व की तरफ हम अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो वी फाइंड मुख्तलिफ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो ली जा सकती हैं। बल्कि आप हेडिंग बनाना चाहें तो सजेशंस, रिकमेंडेशंस, जो मर्जी आप लिख लें, जो लफ्ज आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। मैं चलें सजेशंस लिख देता हूँ। अच्छा जी, नंबर 1 जो चीज हमें करने की जरूरत है, दैट इज रिड्यूस्ड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स का जो इस्तेमाल है उसको कम करने की जरूरत है। नहीं कर सकते, मुश्किल काम है। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो डेवलपिंग सेपरेट मिटिगेशन सिस्टम्स फॉर एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ। इससे मुराद हमारी ये है कि भाई बेसिकली ये जो आपका एग्रीकल्चरल वाटर रन ऑफ है, जो हमारी फील्ड से पानी निकल रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड से, तो उसको निकालने के लिए अलग से तरीके कार मौजूद हों। उसको किसी केनाल के अंदर या किसी नेचुरली एग्जिस्टिंग वाटर बॉडी के अंदर हम दाखिल ना होने दें, ताकि उसकी हेल्थ जो है उसको बरकरार रखा जा सके। तो ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें सजेशंस को लेके आए तो हमारे पास नंबर 3 कंट्रोलिंग पॉपुलेशन जी। इसके अलावा अगर किसी को लेके आए तो यहाँ पे हमारे पास जो सजेशन है जी, दैट इज इंश्योरिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा लिया आपको, उसको अगर कर लें, एडिशन जो है सॉलिड वेस्ट का वो पानी के अंदर ना होने दें, तो काफी फर्क जो है वो देखा जा सकता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर देखें तो इंस्टॉलेशन ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इसको आप लेके आ सकते हैं। महंगा काम है थोड़ा सा, लेकिन इफेक्टिव तरीका है, इसको इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें तो वी आर हैविंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। ये पॉसिबल है, आज की तारीख में पॉसिबल हो गया। मेरा तो एमफिल का थीसिस था इसके ऊपर। तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के भी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी। इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज वगैरह, आप इनको यूज करके वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकते हैं। सस्ता तरीका है, चाइना में बड़ा काम हो रहा है इसके ऊपर। इसी तरीके से अनदर वन इज एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो है ये बड़ी जरूरी है जी, बड़ी नेसेसरी है जी, इसको आप इंश्योर करें। इसी तरीके से अनदर सजेशन इज ensuring implementation of water related legislations मौजूद है पाकिस्तान के अंदर भी। क्लीन एयर एक्ट मौजूद है, आपका वाटर एक्ट मौजूद है, सारी चीजें मौजूद है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने पड़े हैं। भाई ये चीजें बनाने के लिए तो नहीं है ना, आपने इम्प्लीमेंट करना है। इनको इम्प्लीमेंट करने से आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं, मैनेज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर देखें स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस, इदारों का रोल जो है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। क्योंकि ऑल इन ऑल देखें, आपकी इदारे हैं जिन्होंने पॉलिसीज को इन्फोर्स करना है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। गवर्नमेंट का काम होता है पॉलिसीज को बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना है। इदारों का काम है कि उसको आगे इन्फोर्स करना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर वर्किंग करना। तो जो रोल है इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन का, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है हमें, उसको स्ट्रेंथन करें। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी उनकी सोशल रेटी नहीं है, उनके अंदर तो बड़ी वीकनेसेस हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर आप ये चीजें करते रहेंगे तो फिर तो आप भूल जाएं कि आप वाटर पॉल्यूशन को जो है वो काउंटर कर सकते हैं या कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास ये कुछ चंद एक सजेशंस हैं जिनके ऊपर काम करते हुए हम जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपनी जो है वो बेसिकली वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस या काउंटर करने की पोजीशन में आ सकते हैं।
अब इससे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें पार्टिसिपेंट्स, तो वी डू हैव, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, आज हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं बाय द वे होने जा रहे हैं, सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊं तो इसके फौरन बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर टॉपिक, एंड द टॉपिक इज एटमॉस्फेयर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट? एटमॉस्फेयर। जिनके साथ एयर पोल्यूशन पे लेक्चर हुआ है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे लेक्चर हुआ होगा, मे बी किसी को याद हो, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, तो वहां पे भी थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन मैंने कहा था कि एटमॉस्फेयर को एज अ फुल फ्लेज टॉपिक मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ, मैं सेपरेटली ही इसको करने की कोशिश करने लगा हूँ। जिनका एयर पोल्यूशन में लेक्चर नहीं हुआ उन्होंने पोल्यूशन अलग से पढ़नी है, अभी एटमॉस्फेयर के ऊपर बात होने जा रही है स्पेसिफिकली। सॉरी पार्टिसिपेंट्स, यू सी कि जनाब लाइक दिस हमारे पास हमारा प्लेनेट है जी, अर्थ। लाइक दिस प्लेनेट अर्थ है that we have. You see participants कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है, जमीन जो है, बेसिकली अगर हम इसे देखें तो इट हैज बीन सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूँ जी। माउस से लाइनें टेढ़ी शेढ़ी हो जाती हैं जी मेरे से, मैं नहीं रख सकता इसको ठीक, तो जितना पॉसिबल है उतनी हिसाब से चीजें हो रही हैं। जनाब, यू सी पार्टिसिपेंट्स, एटमॉस्फेयर हमारा टॉपिक है। मैंने कहा कि हमारा प्लैनेट अर्थ जो है, it has been surrounded by a blanket of gases, and this blanket of gases is called as atmosphere। जो जमीन के इर्द गिर्द मौजूद है, यही हमारा एटमॉस्फेयर है। मैं इसको लिख देता हूं, यहाँ पे लेबल कर दिया, साथ ही में इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं कि इट इज ऑल अबाउट। आप मिक्सचर लिखें वो भी सही है, आप अगर चाहें तो ब्लैंकेट लिखें वो भी सही है, आप अगर चाहें तो इन्वेलप लिखें वो भी सही है, जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करें। इन्वेलप ऑफ गैसेस which surrounds the planet earth। एक बात कि जमीन के इर्द गिर्द जो है गैसेस का एक मजमुआ मौजूद है, मिक्सचर मौजूद है, जिसने हमारी जमीन को घेरे में गिलाफ मौजूद है भाई हमारी जमीन के इर्द गिर्द गैसेस का। और इस गिलाफ का नाम जो है बेसिकली क्या हमने रखा? एटमॉस्फेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इन्वायरमेंटल कंपोनेंट। और ये तमाम की तमाम गैसेस, बाय द वे ये भी लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि all these gases are held into the atmosphere under the action of ग्रेविटी। ग्रेविटी के जरिए असर तमाम की तमाम गैसेस जो हैं बेसिकली कहाँ मौजूद हैं? हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सस्पेंडेड हालत में मौजूद है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो हमने कहा है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपको नजर आ रहा है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो गैसेस को अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, आप चाहें तो इसके लिए अलग से हेडिंग में बना सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर की। अगर कंपोजिशन को देखने की कोशिश करें तो वी डू हैव, जैसे जनाब नंबर 1 पे हमने कहा मुख्तलिफ गैसेस हैं। नंबर 1 पे वी आर हैविंग नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस हमारे पास मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर। राउंड ऑफ करके हम इसको 79% लिख सकते हैं। मैं 79% ही लिखने लगा हूं यहाँ पे, राउंड ऑफ करके आप इसको 79% लिख सकते हैं, 79% लिख सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा 78.84% है, बट राउंड ऑफ करके वी डू क्या 79% है। नंबर 2 जो मेन गैस है दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली राउंड ऑफ करके हम कहते हैं 21% है। एग्जैक्ट मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा 20.946% है, बट वी मे से कि 21% जो है वो बेसिकली हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है।
इसके अलावा दो गैसेस मेन आपको नजर आ रही हैं इसमें, जो पॉइंट्स में चीजें रह रही हैं, बड़ी कम चीजें रह रही हैं। ट्रेस क्वांटिटीज के अंदर मुख्तलिफ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल वी डू हैव आर्गोन गैस एज वेल। आर्गोन की परसेंटेज अगर आप मेरे से एग्जैक्टली पूछेंगे, अगर आपको याद रह जाए तो 0.934% है। 934% है बेसिकली आर्गोन गैस हमारे उसके अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। सॉरी, इट्स 934% लिखना था, मैंने 5 कर दिया, लाइक दिस। आर्गोन के अलावा अगर मेरे से पूछे हैं, नियॉन गैस जो है वो आपको मिल जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मिल जाती है। नियॉन जो है वो मौजूद मिल जाती है। नियॉन का एग्जैक्ट फिगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा 0.00 क्या कहते हैं इसको अपना 182%। 182% हमारे पास मौजूद है। नियॉन के अलावा अगर देखेंगे तो मैं कहूंगा हीलियम गैस जो है ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। फिगर पूछेंगे तो 0.0000524%। 5 to 4% हमारे पास नियॉन मौजूद है। उससे अगर आगे बढ़े, नियॉन से अगर आगे बढ़े तो हमारे पास जो है another gas which is available right into the atmosphere and that is the methane, बल्कि CO2 लिखा है। CO2 वेरिएबल गैस है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं है, आपकी बढ़ती चली जा रही है, बट फिर भी अभी का लिख लें, आप लिखना चाहें तो 0.036% ये वेरिएबल है। इसके अलावा अगर देखें तो मीथेन है, ये भी वेरिएबल ही साबित होती चली जा रही है हमारे पास, ये भी बढ़ती चली जा रही है हमारे पास, लेकिन फिर भी अभी अगर लिखना चाहें तो 0.00015% हमारे पास मीथेन है। इससे अगर आगे बढ़े तो हमारे पास क्रिप्टॉन गैस अवेलेबल है। वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग क्रिप्टॉन अवेलेबल टू अस, दैट इज ऑलमोस्ट अप टू, इसका देखें तो तकरीबन क्या कहते हैं इसको अपना 0.0000114% मौजूद है। क्रिप्टॉन से आगे बढ़े तो लास्टली अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि जनाब हमारे पास इसके अलावा मौजूद है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन भी मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में। एग्जैक्ट फिगर की देखें, बात करें तो 0.00005% हमारे पास मौजूद है। तो बेसिकली एक गैसेस का मजमुआ है, मुख्तलिफ गैसेस का एक मजमुआ है जो बेसिकली कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी जमीन के इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रहा है। और इस गैसेस के एक मिक्सचर को हम बेसिकली क्या नाम दे रहे हैं, बेसिकली एटमॉस्फेयर का नाम दे रहे हैं। सो ये इसकी कंपोजिशन है, और कंपोजिशन में हमें नजर आ रहा है कि अच्छा बाय द वे इसके अलावा अगर देखें तो वाटर वेपर्स वगैरह जो है वो भी आपके इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वाटर वेपर्स वगैरह वो भी इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करते हुए नजर आ रहे होते हैं। और ये तमाम की तमाम गैसेस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में दे आर हेल्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। नाउ वी सी कि जो एटमॉस्फेयर है जो कि हमारी जमीन के इर्द गिर्द सॉरी जमीन के इर्द गिर्द जो है एक क्या कहते हैं गिलाफ की सूरत में मौजूद है, हमने इसको मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ब्रॉडली अगर देखें तो ये आपको जमीन के इर्द गिर्द 4 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, और ये जो चारों की चारों लाइंस हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दीज आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर लेयर्स की बात करें तो नंबर 1 पे मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ जी, सबसे हमारे पास यहाँ पे जो बेसिकली पहले नंबर पे है, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर, दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। ये फर्स्ट लेयर है जो नीचे से ऊपर जाते हुए आपको पहले नंबर पे नजर आ रही है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे अगर आप लिखना चाहें तो हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे नंबर पे जो बेसिकली हमारे पास लेयर मौजूद है अगर आप लिखना चाहें तो हमारे पास है मीसोस्फेयर। हमारे पास है मीसोस्फेयर। चौथे नंबर पे अगर आप लिखना चाहें तो हमारे पास है थर्मोस्फेयर। हमारे पास है थर्मोस्फेयर। सो हमारे पास ऑल इन ऑल 4 यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं लेयर्स। एक पांचवी चीज जो कि जिसको मैं तो कम से कम लेयर नहीं कंसिडर करता इसको, दैट इज द एक्सोस्फेयर ओवर हियर व्हिच इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसको हम एक्सोस्फेयर का नाम दे रहे हैं, एक्सोस्फेयर। और बीच में हमें एक और चीज भी देखने को मिलेगी आयनोस्फेयर के नाम से, उसके ऊपर मैं आता हूँ। अभी मैं इनको पहले एलैबोरेट कर लूं, इनके ऊपर बात कर लूं, फिर मैं 1 बाय 1 जो है वो बेसिकली बात करूंगा। तो एक बात तो अच्छा, इसको अगर आप चाहें तो आप हेडिंग दे सकते हैं स्ट्रक्चर और स्ट्रैटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक तो डेफिनेशन लिखिए टॉप पे, फिर कंपोजिशन लिखिए नीचे उसके करके, और फिर आप हेडिंग बना सकते हैं द स्ट्रक्चर और स्ट्रैटा ऑफ द एटमॉस्फेयर। और स्ट्रक्चर के साथ साथ ही बात हमारी होनी है फंक्शंस के ऊपर, तो इकट्ठी बात चला लें आप इसको कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। इन तमाम लेयर्स के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं वो भी चीजें हमारे साथ साथ जो है वो डिस्कस हो रही होंगी। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, दोनों चीजों को इकट्ठा चला लें आप। बाय द वे आगे बढ़ने से पहले एक और छोटी सी चीज मैं अर्ज कर दूं कि जो 4 लेयर्स हैं इनके अलावा अगर देखेंगे आप
तो दो तीन चीजें आपको और भी नजर आती हैं। नंबर वन आप लिखे ट्रोपोपॉज, इसको यहाँ पे लिखते हैं, लिख रहा हूं मैं ट्रोपोपॉज। फिर उसके बाद आप लिख लें स्ट्रेटोपॉज। फिर नंबर 3 पे आप लिख लें मीसोपॉज। ये पॉजेज हैं, ये पॉजेज हैं छोटे छोटे, दीज आर द जस्ट स्मॉल रीजन्स। ये बेसिकली आपके मुख्तलिफ लेयर्स को जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, बेसिकली सेपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनका। ट्रोपोपॉज है, स्ट्रेटोपॉज है, मीसोपॉज है, दीज ऑल आर द बेसिकली स्मॉल रीजन्स विच आर सेपरेटिंग द टू लेयर्स, दरमियान में मौजूद है। कहां पे आते हैं, बात करते हैं उसके ऊपर। तो कमिंग टू द फर्स्ट लेयर, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अगर मैं आ जाऊं, यहाँ मैं इसकी अलग सेटिंग बना लूं इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के ऊपर। तो ट्रोपोस्फेयर जो है हमने कहा कि अच्छा इट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके ग्रेट, बात फर्स्ट लेयर है, पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रेविटी भी सबसे ज्यादा है ना भाई। तो ग्रेविटी सबसे ज्यादा है तो मेजॉरिटी परसेंटेज या मेजॉरिटी गैसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं कहाँ पे, इन द ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पे, इन द ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं जनाब, इन द ट्रोपोस्फेयर। मेजॉरिटी गैसेस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो ट्रोपोस्फेयर है भाई, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है एल्टीट्यूड अगर देखें इसका, इसकी बुलंदी देखें, जमीन के सरफेस से बुलंदी अगर देखें, रेंजेस अप टू 12 टू समटाइम 20 भी लिखा हुआ है, कुछ जगहों पे 18 भी लिखा हुआ है, 16 भी लिखा हुआ है। आई यूज्ड टू गो अराउंड 18 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स भी आप लिख सकते हैं। फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जमीन के सरफेस से ऊपर की बात हो रही है, इसकी बुलंदी की बात हो रही है। और जो आप ऊपर जाते रहते हैं, इंक्रीज जो आप करते हैं, एल्टीट्यूड में इजाफा करते हैं, तो टेम्परेचर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है वाइल मूविंग अपवर्ड्स। वाइल मूविंग अपवर्ड्स, ऊपर चले जाएं आप, ऊपर चले जाएं, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होता रहता है, कम होता रहता है, कम होता रहता है। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है गैसेस की जो डेंसिटी है, मैंने कहा ना मेजॉरिटी है यहाँ पे, तो गैसेस की जो डेंसिटी है वो भी हाई हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे एयर जो है बेसिकली वो हमें थिक देखने को मिलती है, थिक कर, क्योंकि गैसेस ज्यादा है तो एयर की थिकनेस भी ज्यादा होगी यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर। काम की बात करें तो भाई वेदर पैटर्न्स आपके सारे के सारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वेदर पैटर्न्स सारे बड़े बड़े काम यहाँ पे होते हैं, आपको नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, अरे भाई यहाँ पे आपकी क्लाउड फॉर्मेशन होती है, क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे होनी है, यहाँ पे होती है। अरे भाई ये जो आपका क्या कहते हैं इसको अपना क्या 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 नाम है इसका अपना, ये जो प्रेसिपिटेशन वगैरह का सिलसिला है वो बेसिकली हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। प्रेसिपिटेशन का सिलसिला यहाँ पे होता नजर आता है। सो ये वेदर पैटर्न जहाँ पे इसका बड़ा रोल है, बड़ा अहम रोल है। अब इसके फौरन बाद जो है जैसे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो गई, 12 से 18 किलोमीटर पे जाके खत्म हो गई, उसके बाद एक छोटा सा रीजन आता है जो नीचे लिखा हुआ है, ट्रोपोपॉज लिखा हुआ है। ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज भाई ये सिर्फ रीजन है जो कि सेपरेशन के लिए, किसकी सेपरेशन के लिए, सेपरेशन ऑफ लेयर्स। और किस कौन सी लेयर, सेपरेशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड द स्ट्रेटोस्फेयर, दोनों लेयर्स को सेपरेट करता है, दोनों लेयर्स की सेपरेशन के लिए मौजूद है। अब इससे अगर आगे बढ़े, ट्रोपोपॉज के बाद जो है बेसिकली हमारे पास जो दूसरी लेयर मौजूद है, दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर अगर आए, इसको अगर आप देखने की कोशिश करें, स्ट्रेटोस्फेयर, ओहो स्ट्रेटोस्फेयर क्या कर दिया माजिद साहब आपने। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर जो है अगर इसको देखें आप तो वी सी नंबर 1 इट इज द सेकंड लेयर। नंबर 2 अगर हम देखें तो आपकी गैसेस की यहाँ पे परसेंटेज कम है एज कम्पेयर टू द ट्रोपोस्फेयर। नंबर 3 यहाँ पे अगर हम देखें तो एयर यहाँ पे जो है वो थिन है, एयर थिन है, ऑब्वियसली गैसेस कम है तो एयर भी थिन है। टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है जैसे आप ऊपर बढ़ना शुरू होते हैं। एल्टीट्यूड की बात करें तो जमीन के सरफेस से जो इसकी बुलंदी है, दैट रेंजेस अप टू 50 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर जमीन के सरफेस से, फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऊपर तक 50 किलोमीटर जाएं, स्ट्रेटोस्फेयर है। तो काम की अगर बात करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम, और भाई ओजोन लेयर यहाँ पे मौजूद है ना, ओजोन लेयर यहाँ पे मौजूद है। तो ओजोन लेयर मौजूद है यहाँ पे, तो ओजोन लेयर तो हमें प्रोटेक्ट करती है। सो इसका काम जो है वो प्रोटेक्शन के रिलेटेड है कि अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम व्हाट,
अरे भाई वो जो आपकी बेसिकली आपका जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनसे ये प्रोटेक्ट जो है बेसिकली करता हुआ हमें नजर आती है। स्ट्रेटोस्फेयर हमारे पास मौजूद है। और इसके बाद अगर आगे बढ़े हैं तो हमारे पास फिर अगेन छोटा सा पॉज है, काम सेम है उसका। वी आर हैविंग स्ट्रेटो पॉज, काम वही है, सेपरेशन है, सेपरेटिंग बिटवीन द टू लेयर्स। और इससे अगर आगे बढ़े हैं नंबर 3 के बाद नंबर 4 पे चले जाएं तो वी डू हैव क्या जनाब, नंबर 3 पे हमारे पास जो लेयर मौजूद है दैट इज द मीसोस्फेयर। अरे भाई मीसोस्फेयर को अगर आप देखें, मीसोस्फेयर को अगर आप देखें, मीसोस्फियर मीसोस्फेयर को अगर आप देखें तो एक बात थर्ड लेयर है, ठीक है, सबको पता है। दूसरी बात एल्टीट्यूड की बात करें, हाइट की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें तो दैट रेंजेस अप टू 85 to 95 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके अलावा अगर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है दोबारा से, सॉरी इंक्रीज नहीं, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब जो आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होता है, वो नजर आता है। शफकुज़ुमा सेकंड लेयर में टेम्परेचर इंक्रीजेस हाउ? शफकुज़ुमा बच्चे देखे ना, वहां पे ओजोन लेयर मौजूद है और ओजोन लेयर जो है बेसिकली वो आपकी यूवी रेज को प्रोटेक्ट से बचा रही है, तो उसकी प्रेजेंस की वजह से वहां पे हीट ज्यादा होती है। अच्छा जनाब, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू, यानी ये आपने समझना है कि ये बेसिकली तमाम की तमाम लेयर्स की जो फॉर्मेशन है वन आफ्टर अनदर। सबसे नीचे वाली लेयर यानी ट्रोपोस्फेयर वो ठंडी लेयर है, दूसरे नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर गर्म लेयर है, तीसरे नंबर पे मीसोस्फेयर गर्म लेयर किस लिए, वो उसके ओजोन की वजह से है। तीसरे नंबर पे फिर से मीसोस्फेयर ठंडी लेयर है, और टॉप पे हमारे पास थर्मोस्फेयर है, वो फिर से गर्म लेयर है। वन आफ्टर कोल्ड लेयर, वार्म लेयर, कोल्ड लेयर, वार्म लेयर। अरे भाई यही तो इसकी आइडियल कंस्ट्रक्शन है जमीन की, यही तो आइडियल कंस्ट्रक्शन है जमीन के एटमॉस्फेयर की, और जिसकी वजह से यहाँ पे सूटेबल कंडीशंस जो है वो हमें डेवलप होती नजर आती हैं, जो लाइफ को सपोर्ट कर सकती हैं बेसिकली। तो जनाब इन्हीं वजूहात की वजह से बेसिकली आपकी ये चीजें, ना सिर्फ ये, बाय द वे ये जो मीसोस्फेयर है ये कोल्डेस्ट टेम्परेचर है भाई, यहाँ पे इवन माइनस में टेम्परेचर जाता है मीसोस्फेयर के अंदर। जो आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप आगे बढ़े तो इसके काम की बात करें तो ये भी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन फ्रॉम मीटियोर्स। फिजिकल साइंस में पढ़े होंगे आपने, मीटियोर्स वगैरह जो जमीन की तरफ आ रहे होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है, उनसे ये प्रोटेक्ट करती है। सो तीसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है। और इससे अगर आगे बढ़े तो लास्टली हमारे पास जो नंबर 4 पे लेयर है, बाय द वे फिर से पॉज है, मीसोपॉज है, और मीसोपॉज का काम फिर वही आ गया कि आपका जो सेपरेशन का काम कर रहा है, बेसिकली दो लेयर्स को सेपरेट कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास फाइनल लेयर है जी, और दैट फाइनल लेयर इज द थर्मोस्फेयर, नंबर 4 पे थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर को अगर आप देखें तो वी फाइंड कि जनाब थर्मोस्फेयर जो है फोर्थ लेयर है, अच्छी बात है, फोर्थ लेयर है। एल्टीट्यूड की बात करेंगे आप इसकी तो दैट रेंजेस अप टू 500 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। टेम्परेचर की बात करेंगे इसमें तो ये दोबारा से हमारे पास एक गर्म लेयर है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है बेसिकली। फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे स्पेस शटल ऑर्बिट्स हैं वो हमें नजर आ जाते हैं, जो कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करते हुए नजर आते हैं आगे चल के। स्पेस शटल ऑर्बिट्स जो आगे चल के हमारी कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करते हैं। और उससे आगे बढ़े तो एक्सोस्फेयर, दैट इज जस्ट अ लास्ट पार्ट, रिमेंबर दैट। मैं इसको 5 नंबर दे देता हूँ, अभी ये कोई लेयर नहीं है। एक्सोस्फेयर इज जस्ट अ लास्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, लास्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। एंड आफ्टरवर्ड्स कौन है, इसके बाद कौन है? स्पेस जो है वो शुरू हो जाता है, स्पेस स्टार्ट्स। अब ये तो कहानी है, अच्छा जनाब एटमॉस्फेयर मौजूद है, मुख्तलिफ लेयर्स मौजूद हैं, कामों की बात की हमने, मुख्तलिफ वेदर पैटर्न्स वगैरह, सारी प्रोटेक्शन वगैरह का काम। इसके अलावा अगर कामों का जिक्र करें तो वो भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग में जिसको नहीं पढ़ाया पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कहीं पढ़ के आए, वो भी कहाँ होता है भाई, वो भी यहीं पे होता है एटमॉस्फेयर में, वो भी इसी के फंक्शन में आ रहा है, जिसका एक सूटेबल रोल है, जिसका एक बेसिकली आपका रोल है जमीन की मेंटेनेंस के ऊपर, जमीन के ऊपर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के अंदर बड़ा रोल है। तो ये भी आपके एटमॉस्फेरिक फंक्शंस के अंदर फॉल करता है। और इसके अलावा अगर देखें तो पार्टिसिपेंट्स अब गौर कीजिएगा कि जो
4 लेयर्स हैं और 5वां लास्ट पार्ट है। इसके अलावा भी एक चीज मौजूद है हमारे एटमॉस्फेयर में, और वो कौन सी है जनाब? ये जो आपका एक्सोस्फेयर है, यहाँ पे नॉट एक्सोस्फेयर, ये जो आपकी थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे मैं यहाँ पे डॉट्स विजिबल बनाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपकी थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे हमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद मिलती, ज्यादा हमें थर्मोस्फेयर में मौजूद मिलती हैं, लेकिन टू सम एक्सटेंट हल्की फुल्की हमें मीसोस्फेयर के अंदर भी हमें देखने को मिलती हैं। और ये चीजें यहाँ पे हैं क्या? मैं यहाँ पे इसको नाम दे रहा हूँ आइनोस्फेयर का। क्या नाम दे रहा हूँ? आइनोस्फेयर का नाम दे। इट इज नॉट अ सेपरेट लेयर, मत इसको कोई लेयर समझते रहे आप, ये लेयर नहीं है। मैं कैटेगोरिकली लिख रहा हूँ कि इट इज नॉट अ सेपरेट लेयर, ये मैं कैटेगोरिकली लिख रहा हूँ, इट इज नॉट अ सेपरेट लेयर। ये है क्या बेसिकली? अरे भाई, बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं आयोनाइजेशन, बल्कि आप लिख लें इसको भी, क्या याद करेंगे। लेकिन ये जो सोलर रेडिएशंस हैं, बल्कि आप लिखें कि अंडर द एक्शन ऑफ solar radiations, the removal of electrons takes place. Removal of electrons takes place from atoms and molecules, which results into the formation of ions. अच्छा, which results into the formation of ions, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। बन क्या रहा है? आयंस। और ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? थर्मोस्फेयर में हो रहा है। और ये जो आयंस हैं बेसिकली, दे डू नॉट सेटल एट वन प्लेस, दे डू नॉट सेटल एट वन प्लेस, दे यूज्ड टू रोम अराउंड। ये जो आयंस हैं एक जगह पे रुकते नहीं है, टिकते नहीं है, वो यहाँ पे एक्सोस्फेयर, आपके थर्मोस्फेयर के अंदर हमें रोम अराउंड करते नजर आते हैं, लाइक दिस, समटाइम्स हियर एज वेल, इन द मेसोस्फेयर एज वेल। और ये बेसिकली आयंस की जो प्रेजेंस है इन द थर्मोस्फेयर, इसी को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं? आयनोस्फीयर का नाम दे रहे हैं। और बाय द वे ये भी अर्ज करता चलूं कि ये आयंस जो है ना, ये हमारे लिए कुछ अच्छे साबित नहीं होते। क्यों अच्छे साबित नहीं होते? बल्कि ये भी लिख ही लें साथ में, अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये जो आयंस हैं बेसिकली, जो हमने कहा कि अच्छा इनकी फॉर्मेशन हो रही है, these ions have the potential to absorb and reflect radio waves। रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनके अंदर ये पोटेंशियल है, इनके अंदर ये पोटेंशियल है कि हमारी रेडियो कम्युनिकेशन जो है उसको मुतासर कर सकते हैं। दे मे डिस्टर्ब, it disturbs the radio communication। तो जनाब ये कहानी है हमारे एटमॉस्फेयर की। सारे काम यहीं पे हो रहे हैं बेसिकली। बारिश का सिलसिला भी यहाँ पे वेदर पैटर्न्स की मेंटेनेंस जो है, प्रेजेंस है, वो भी यहाँ पे, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यहाँ पे, जिसके नतीजे में हमारी जमीन के ऊपर एक बात नोट करने वाली है कि अच्छा जनाब, सिर्फ एटमॉस्फेयर के होते हुए जमीन के ऊपर जो है वो जिंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। सिर्फ एटमॉस्फेयर के होते हुए जमीन के ऊपर जिंदगी मुमकिन नहीं हो सकती। वी डू रिक्वायर अदर कंपोनेंट्स एज वेल, जो कि हमारे पास जमीन पे मौजूद है। अब उन दूसरे कंपोनेंट्स को अगर यहाँ पे लेके आए, तो एटमॉस्फेयर के साथ अगर आप बात करने की कोशिश करें, बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ पहले, अगर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो इसी, कहाँ गया मेरा साफ करने वाला, हाँ जी, दूसरे नंबर पे अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो हमारे पास दूसरा जो कंपोनेंट है, अब ये तो कहानी थी जमीन के इर्द गिर्द की, अब जमीन के ऊपर की कहानी भी है। और ऊपर की कहानी पे अगर आए तो वी फाइंड व्हाट, अच्छा जमीन के ऊपर भी एक कंपोनेंट है, जमीन के ऊपर एक कंपोनेंट मौजूद है, जमीन के ऊपर एक कंपोनेंट मौजूद है।
और जमीन के ऊपर जो है जो कंपोनेंट मौजूद है बेसिकली वो कंपोनेंट किस नाम से है? वो कंपोनेंट बेसिकली हमारे पास हाइड्रोस्फीयर के नाम से मौजूद है। सो कंपोनेंट नंबर 2 इज हाइड्रोस्फीयर। इस हाइड्रोस्फीयर को अगर हम देखें तो ये किस बला का नाम है? हाइड्रोस्फीयर जो है बहुत ही आसान है। हाइड्रोस्फीयर इज ऑल अबाउट, इट इज दैट पार्ट ऑफ द planet earth which contains water, जमीन का वो हिस्सा जो पानी से भरा हुआ है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? उसको हम हाइड्रोस्फीयर का नाम दे रहे हैं। और हाइड्रोस्फीयर की अगर डिस्ट्रीब्यूशन को जमीन के ऊपर देखें, इसकी कंपोजिशन में तो एक ही चीज पानी है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर देखें तो ये मुख्तलिफ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल जी, सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 97% दैट प्रेजेंट्स इन ओशंस। पानी ज्यादा कहाँ पे है? ओशंस पे है। रिमेनिंग जो 3% है बेसिकली, रिमेनिंग जो 3% है ये आपका फ्रेश वाटर है। ओशंस वाला जो पानी है ये आपका सॉल्ट वाटर है। हमारे पास फ्रेश वाटर सिर्फ 3% है। और ये जो 3% की आपने बात की ना, या मैंने बात की कि 3% है, अरे भाई ये 3% मुख्तलिफ जगहों पे हमें मिल जाता है। आगे इस 3% को अगर आप आगे देखें, 79% जो फ्रेश वाटर है वो आपके ग्लेशियर्स में मौजूद है, आपकी आइस की सूरत में मौजूद है। जो रिमेनिंग 21% मौजूद है बेसिकली फ्रेश वाटर, वो मुख्तलिफ जगहों पे है। अच्छा, कुछ जो है वो अंडर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स में मौजूद है, कुछ जो है बेसिकली रनिंग फॉर्म में मौजूद है। रनिंग स्ट्रीम्स के अंदर मौजूद हमें मिल जाता है। मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, रिवर्स के अंदर मौजूद है फ्रेश वाटर, रिवर्स के अंदर मौजूद है, रनिंग फॉर्म में मौजूद है। तो ये होगी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हाइड्रोस्फीयर के अंदर, that is none other than the वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नाउ यू सी बात, इसमें जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है या इसको वाटर साइकिल भी आप कह सकते हैं, इट इज अप टू यू, जो मर्जी लिखें आप। मैं दोनों लिख रहा हूं, वाटर साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये है क्या भाई? ये जो वाटर साइकिल, इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। It is all about what? Circulation of water between the hydrosphere, atmosphere and lithosphere। लिथोस्फीयर जो सॉइल है, जो फिजिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, 3 जो कंपोनेंट्स हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फीयर, इन तीनों चीजों के दरमियान, तीनों कंपोनेंट्स के दरमियान जो वाटर की सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन का नाम बेसिकली क्या है? वाटर साइकिल है या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। कैसे होता है जी? बड़ी सादा सी बात है, 2-3 स्टेप्स हैं इसके। एंड वी सी बात इसमें सबसे पहले नंबर पे अगर आप गौर करने की कोशिश करें तो वी फाइंड क्या जनाब, नंबर 1 पे वी आर हैविंग कैसे जनाब, सूरज है, सन मौजूद है हमारे पास, एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे मौजूद है, ये जो सन है, सूरज है, इसके ज़ेरे असर क्या होता है? अब यहाँ से आ क्या रहा, सोलर हीट आ रही है, रेडिएशंस आ रही हैं, किसकी तरफ आ रही हैं? जमीन की तरफ आ रही है। जमीन भी ऊपर ही मौजूद है ना, पानी बेसिकली समंदरों में, दरियाओं में, लेक्स में, मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद है, पानी मौजूद है बेसिकली। अब इस सोलर हीट के ज़ेरे असर क्या होगा या क्या होता है? कैसे जनाब, ये जो पानी मौजूद है, वाटर मौजूद है समंदर के अंदर, लेक के अंदर, दरिया के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर, इसने गर्म होना है। वाटर विल हीट अप, जो टॉप लेयर है पानी की उसने हीट अप होना है। और टॉप लेयर जब हीट अप होगी तो हमें पता है कि पानी जो है वो अपनी स्टेट को तब्दील करता है। और स्टेट को तब्दील करना मतलब, अच्छा, पानी लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट होगा इनटू द गैसियस फॉर्म। और ये जो चेंज आ रहा है कि पानी जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म से, लिक्विड स्टेट से तब्दील होके गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम बेसिकली कह रहे होते हैं एवापोरेशन। और ये वेपर्स किसकी तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं?
अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, एटमॉस्फेयर में वेदर पैटर्न, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, तो स्पेसिफिकली ट्रोपोस्फेयर के अंदर ये चीजें मूव कर रही होती हैं। सो पहला स्टेप इसके अंदर क्या हुआ? पहला स्टेप इसके अंदर हुआ इवेपोरेशन। क्या हुआ? इवेपोरेशन। कैसे लिखेंगे इसको? कहते हैं जनाब, इट इज द सन, इट इज द सन या इट इज द सोलर हीट, जो मर्जी आप लिखें, इट इज द सोलर हीट which heats up the water, and water changes its state from liquid to gaseous form. अच्छा, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है and vapors moves or travels, जो मर्जी लिखें, moves or travels towards the troposphere, in general atmosphere, मैं यहाँ पे चलो इन जनरल लिख देता हूँ, इन जनरल एटमॉस्फेयर, इन स्पेसिफिक ट्रोपोस्फेयर टू एटमॉस्फेयर। अब ऊपर चले गए जी, ये इवेपोरेशन हो गई। अब ये ऊपर जाके इसने क्या करना है, या क्या होना है इसके साथ? ऊपर जाके पानी ने दोबारा से अपनी स्टेट को तब्दील करना है। पानी दोबारा से यहाँ पे कूल डाउन होता हुआ हमें नजर आएगा, और इसके फौरन बाद जब पानी की कूलिंग होनी है तो बेसिकली हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है, दैट इज द कंडेंसेशन। यानी इवेपोरेशन के बाद हमारे पास क्या है? कंडेंसेशन। क्या है? कंडेंस किसको बरसाना है जनाब? बारिश को बरसाना है। सो नंबर 3 पे आप लिखेंगे, नंबर 3 पे हमारे पास है प्रेसिपिटेशन। नंबर 3 पे क्या है? प्रेसिपिटेशन। ओके, कि व्हेन द clouds becomes heavier with water, rainfall or precipitation takes place। यानी फिर से पानी जमीन की तरफ आ गया, फिर से पानी। अच्छा जना, बादल बरसे, अच्छा जितने ज्यादा बरसेंगे, जितनी ज्यादा बारिश होगी, फिर उतना पानी जमीन पे आएगा, है? ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो फिर कम पानी आएगा। तो ये सारा पानी फिर से जमीन की तरफ आ गया, यानी लिथोस्फीयर पे आ गया। और फिर से क्या होना है? अरे भाई, कुछ पानी जलदरियों में फ्लो कर जाएगा, कुछ पानी समंदर का हिस्सा बन जाएगा, कुछ पानी जेरे जमीन एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पानी कहीं, फिर से पानी इधर ही। सो पानी कंसिस्टेंटली इन्हीं 3 चीजों के दरमियान सर्कुलेट हो रहा है। अच्छा, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर, इन तीनों के दरमियान जो पानी की सर्कुलेशन हो रही है, इसी का नाम बेसिकली क्या है? वाटर साइकिल है। हेंस प्रूव्ड कि अच्छा जनाब, द वाटर व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द प्लैनेट अर्थ नेवर लीव्स द अर्थ। जो जमीन के ऊपर पानी है ना, वो जमीन से कहीं और जा नहीं रहा, वो इधर ही मौजूद है, जमीन के ऊपर ही मौजूद है। It never leaves the planet Earth. Now you see, हाइड्रोस्फीयर, जो ऑब्वियसली पानी जिंदगी है, वाटर इज लाइफ। आपने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर भी चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर ही है। सिर्फ एटमॉस्फेयर के होने से जिंदगी मुमकिन नहीं होती, हाइड्रोस्फीयर का होना भी जरूरी है। लेकिन सिर्फ हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के होने से जिंदगी मुमकिन नहीं होती, लिथोस्फीयर भी मुमकिन है। और लिथोस्फीयर क्या है? और टॉप सॉइल जो मौजूद है, बेसिक टॉप लेयर मौजूद है, जिसको सॉइल कहते हैं। सॉइल मौजूद है, क्रस्ट मौजूद है, उसके नीचे भी सी। यार क्या हो गया है? सब्र कर जाएं भाई, बार बार फोन कर रहे हैं। एंड यू सी, कहते जनाब ये सॉइल है बेसिकली, जमीन की इंटरनल सरफेस आपने पढ़ी होगी फिजिकल साइंस में, आपके अंदर तक गए होंगे। अच्छा, कोर है, मेंटल वगैरह, वो अलग चीजें। तो यू सी, कहते ये जो तीनों चीजें हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर है,
एटमॉस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, तीन चीज। और इन तीनों को आपस में जब ज्वाइन होती है ना पार्टिसिपेंट्स, यानी ये जब तीनों कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन होते हैं और इनकी ज्वाइनिंग के नतीजे में जो चीज हमारे पास बनती हुई हमें नजर आ रही है, दैट इज द बेसिकली बायोस्फीयर। सो वी आर हैविंग 3 मेजर कंपोनेंट्स जो कि आगे चल के बेसिकली ज्वाइन हो रहे हैं और ज्वाइन होके बायोस्फीयर बन रहे हैं। और बायोस्फीयर बेसिकली लाइफ सपोर्टिंग जोन है। क्या है? लाइफ सपोर्टिंग जोन है, जिसको हम आगे भी डिवाइड करते हैं इन द इकोसिस्टम्स एटसेट्रा। एंड इट इज मैं लिख देता हूँ कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एंड व्हाट? लिथोस्फेयर। तीनों मिलेंगी तो जनाब आपके पास ये तीनों चीजें लाइफ सपोर्टिंग जोन जो है बेसिकली हमें बनती हुई नजर आ रही होती है। सो पार्टिसिपेंट्स, ये हमारी कहानी हुई रिगार्डिंग द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। अब इसी तरीके से खुदा आपका हामी नासिर हो, बात को आगे बढ़ाते हैं जी। और बात को आगे बढ़ाते हुए मूविंग ऑनवर्ड्स, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कसान साहब मुझे बताएं, क्योटो प्रोटोकॉल हमने पढ़ा हुआ है? क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल का बता दें। नहीं पढ़ा हुआ? चलें चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक इज क्योटो प्रोटोकॉल। ब्रेक कर लें या पढ़ लें टॉपिक? ब्रेक का तो नहीं मूड आपका भी? सॉरी। ब्रेक 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 कंटिन्यू प्लीज। सना खालिद कह रही हैं पढ़ लेते हैं, शायद आलम कह रहे हैं पढ़ लेते हैं। लेट्स हैव अ ब्रेक। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक करते हैं, छोटा सा पॉज लेते हैं और उसके बाद जो है बेसिकली आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, हाइड्रोस्फीयर में लिथोस्फीयर का क्या रोल है? रोमा आयशा, लिथोस्फीयर का हाइड्रोस्फीयर में रोल ये है कि लिथोस्फीयर ने हाइड्रोस्फीयर को रहने की जगह दी हुई है। समझ आ रही है मेरी बात की? ठीक है, लिथोस्फीयर बेसिकली आपने सॉइल, जमीन है ना सॉइल, तो ऑब्वियसली उसी के ऊपर ही आपका हाइड्रोस्फीयर है, पानी मौजूद है। तो इट एब्जॉर्ब्स द वाटर एज वेल, जिसको हमने आगे कहा कि अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स भी हमें मौजूद मिलता है। ठीक है, ऑलराइट जी, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर अबाउट 15 to 20 minutes और उसके बाद वी विल बी रिज्यूमिंग आवर क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू।